नमस्कार। इंस्पायर इंटरैक्टिव्स की इस नई श्रृंखला लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड एक और महिला कैंडिडेट के साथ जो यूपी में इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं आभा चौधरी गढ़मुक्तेश्वर से। आभा जी नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ नमस्कार। आपके बहुत ही व्यस्त समय है और आप लोग इस समय हर मिनट बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एआईपीसी की ओर से आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आभा जी एआईपीसी की फेलो हैं और हम एआईपीसी फैमिली के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आभा जी को टिकट मिला है और वो इलेक्शन लड़ने वाली हैं। आभा, आपके साथ हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अ, धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप कहाँ पली-बड़ी हुई, कहाँ आपकी पढ़ाई-लिखाई हुई और किस तरह आपने ये जाना कि आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी पॉलिटिक्स में है और आज आपको टिकट मिला है और आप इलेक्शन लड़ रही हैं। कैसे आप यहाँ तक पहुँची? जी, देखिए मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरा जन्म हापुड़ ये बुलंदशहर जिले में गाँव पड़ता है खैरपुर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मी पहले एक शिक्षिका थी, उसके बाद में वो डॉक्टर प्रोफ़ेशन में आ गईं। तो बस ऐसे ही शुरू से ही उनका जीवन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा। तो लेकिन उन्होंने हमारी पढ़ाई-लिखाई पर पूरा फ़ोकस किया। मेरी मम्मी जो हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि अपने समय की बहुत आधुनिक महिला रही हैं। हमेशा ही उन्होंने गर्ल एजुकेशन को या गर्ल एम्पावरमेंट को प्रमोट किया और हम लोगों को बचपन से यही सिखाया कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, लड़कियों को एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियाँ सेल्फ डिपेंड होती हैं, तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को चला पाती हैं और सभी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाती हैं। तो मम्मी ने पहले से ही इस तरह की हमें एजुकेशन दी। तो पढ़ाई मेरी हापुड़ से हुई है। मैंने पीजी किया है इंग्लिश में और उसके बाद पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। देन उसके बाद मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स किया, उसके बाद मैंने बीएड किया और उसके भी बाद मैंने ये पीएचडी के लिए भी मैंने किया। लेकिन वो सबमिट नहीं कर पाई, इनकम्प्लीट रह गई मेरी, लेकिन यही एजुकेशन रही मेरी। तो जी। आप पॉलिटिक्स में किस तरह से आई? पॉलिटिक्स में एक्चुअली मेरी जहाँ शादी हुई वो एक किसान परिवार है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं सचिन जी, वो शुरू से ही बहुत एक्टिव रहे हैं समाज सेवा के कार्यों में। तो वो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने अपने दम पर अपना बिज़नेस खड़ा किया और लोगों की बहुत मदद करी, बहुत अच्छे से उन्होंने सोशल वर्क किया और इन सब चीज़ों से चलते-चलते वो फिर उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में। अभी मेरे हस्बैंड कांग्रेस ये उत्तर प्रदेश कमेटी में कांग्रेस के महासचिव हैं, सचिन चौधरी जी। अच्छा। तो जब उनको पॉलिटिक्स करते हुए देखा, एक अलग भूमिका निभाते हुए देखा, तो धीरे-धीरे मेरा भी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हुआ। और अभी हाल ही की बात है जब प्रियंका गांधी जी ने एक नए संघर्ष की शुरुआत की कांग्रेस के लिए कि लड़कियां जो हैं वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 40% महिलाओं को उम, टिकट में हिस्सेदारी देगी। तो इससे उनकी इस पहल से मैं बहुत प्रभावित हुई और उसी का परिणाम है कि आज मैं मतलब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे पार्टी ने मौका दिया और बाकी आपके सामने है। तो आप किन मुद्दों अ, को लेके इलेक्शन लड़ रही हैं और क्या हैं वो इश्यूज जो कि आपको बॉदर करते हैं और जिनको आप अ, डील करेंगी? अपने एजेंडा में भी आपने रखा है और आगे
जब आप जीत जाएंगी तो उसके आगे कौन से वो इश्यूज हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी रखते हैं? देखिए, हम जो हमारी विधानसभा है गढ़, यहाँ पे हमारा पैतृक गाँव भी है सचिन चौधरी जी का, जहाँ की मैं बहू हूँ। ये कन्या कल्याणपुर गाँव है इस विधानसभा का। बचपन से ही इस विधानसभा को देखा है, घूमा है, लेकिन मैं देखती आ रही हूँ कि डेवलपमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और हमारी विधानसभा में ही रिसोर्सेज सारे हैं, मतलब इतने रिसोर्सेज आराम से जीवन को चलाने के लिए होने चाहिए, सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी ना तो उन्हें एक यूजफुल तरीके में ढाला गया, ना ही उनके लिए कोई प्लानिंग हुई। अब जैसे हमारे यहाँ पे मेन जो जिसके नाम पे है गढ़मुक्तेश्वर गंगा है, माँ गंगा यहाँ पर बहती है, जिसमें इनका बहुत ऐतिहासिक महत्व है गढ़मुक्तेश्वर का। यहाँ पे महादेव का मंदिर भी है। कहते हैं कि जो देवी देवता थे वो अपनी मुक्ति के लिए उन्हें यहाँ पे गंगा जी को उतारा गया था, गढ़मुक्तेश्वर के नाम से ये जाने जाते हैं। तो जब उत्तराखंड अलग हो गया और हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर चला गया, तो यहाँ के लिए घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा। इस तरह की घोषणाएं सरकार ने की, लेकिन उस पर कुछ भी अमल नहीं हो पाया। अगर आप अभी देखेंगे क्षेत्र को, तो क्षेत्र जो है ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। वर्तमान विधायक जो थे यहाँ के भाजपा के थे, और उनके बारे में भी ये जहां भी जाती हूँ यही सुनने में आ रहा है। जनता बता रही है कि वो कभी भी चुनाव जीतने के बाद वो कभी भी लोगों के बीच में नहीं आए, उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कराया। तो बस इन चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई, अगर मैं सक्षम हूँ, मैं जिम्मेदारी निभा सकती हूँ, तो मुझे अपने क्षेत्र के लिए आगे आना चाहिए, कुछ ना कुछ राजनीति में भूमिका निभा के कुछ योजनाएं मुझे अपने क्षेत्र के लिए ऐसी करनी चाहिए जिससे कि यहाँ विकास हो सके। जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अब जुड़ गई हैं संगीता त्यागी जी साहिबाबाद से। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एआईपीसी की ओर से। मैं आपको इस मंच पे एक बहुत ही वार्म वेलकम देती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत व्यस्त हैं इस समय और इस वजह से आपको हमें ज्वाइन करने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन हाँ जी, मैं माफी चाहती हूँ कि थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत अच्छी बात है। मैं जानती हूँ कि इस समय एक एक मिनट आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आभा जी और मैं बात कर रहे थे। आभा जी गढ़मुक्तेश्वर से चुनाव लड़ रही हैं और संगीता त्याग। प्रणाम आभा जी, प्रणाम। प्रणाम आपको भी। तो संगीता जी, हम लोग बात कर रहे थे, आभा जी ने अभी हमें बताया अपने शुरुआती जीवन के बारे में। तो मैं आपसे भी वही जानना चाहूंगी कि आप यूपी के किस हिस्से को बिलोंग करती हैं और कैसे आज आप यहाँ अपने आप को जहाँ पा रही हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुंची? यूपी में मैं वैसे मेरा जो इन लॉज का है वो बिजनौर है, जी। और जो पेरेंट्स का जो घर है वो बुलंदशहर है। और एजुकेशन मेरी यूपी में भी रही है और एमपी में भी रही है। और आफ्टर मैरिज हम लोग यहाँ पर ही हैं, यूपी में ही हैं। और मैं डीएवी स्कूल में टीचर हूँ, जी। डी यहाँ पे। राजीव जी और जो अपना उनका भी पॉलिटिक्स ही करते थे और नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, तो उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म। तो बस उसी उनकी इंस्पिरेशन से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। अ, आप किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रही हैं और क्या वो इश्यूज हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी पर हैं? सबसे पहले तो जो हमारी कांग्रेस नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, उनका जो नारा है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो जी। सबसे पहले हम नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं। और क्योंकि एक नारी जो होती है वो दो परिवारों को संभालती है। वो अपना शादी से पहले अपने माता पिता के परिवार को संभालती है और उसके बाद शादी के बाद अपने ससुराल के परिवार को भी संभालती है। तो नारी का शिक्षित होना और नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी सशक्त होगी तो वो परिवार को भी ठीक से चला पाएगी और वो देश को भी ठीक से चला पाएगी। तो हमारी जो प्रियंका दीदी ने जो अपना 40% का जो वादा किया था,
तो उसका आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे टिकट मिला है और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो एक तो हम उसी पे चल रहे हैं कि लड़कियों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हों। दूसरा, यहाँ पर मैं अभी तक जितनी बहुत जगहों पे गई हूँ, खोड़ा है और आपकी संजय कॉलोनी है, मतलब बहुत सारी जगह पे हम डेली घूम रहे हैं। यहाँ लोगों के पास जो रोज़ की चीज़ें हैं, पीने का पानी तक नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, सड़क की व्यवस्था यहाँ खराब बिल्कुल चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारी लड़कियाँ जो हैं सुरक्षित नहीं हैं। तो अभी तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि पानी का पीने का पानी जिसको ना मिले, वो कैसे रह सकता है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आप हमें अपना वोट देके हमें बल दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है इन सब समस्याओं का निवारण कर सकें। जी, और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी जी, कि अ, जैसे चुनाव में नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। यहाँ जो प्रेज़ेंट एमएलए हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने लोगों को शिकायत है अब कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कि 5 साल उन्होंने यहाँ पे झाँक के भी नहीं देखा। तो लोगों को बहुत शिकायत है, लोगों के मन में बहुत रोष है, तो उसी से हमें उम्मीद है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा ना तो वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, ना झूठ की राजनीति करती है और ना ही जातिवाद की राजनीति करती है। ये सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के उसमें हमेशा विकास का ही काम हुआ है। तो अब लोगों को लगने लगा है कि हमें विकास चाहिए, इस तरह की राजनीति करने से हमारा विकास नहीं हो सकेगा। जी। एक सवाल और है जो कि मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी और वो ये कि अम, न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़मेंट्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए एक ये इम्प्रेशन क्रिएट किए जाने की कोशिश है कि यूपी में पिछले 5 सालों में बहुत विकास हुआ है और तरह-तरह के नए प्रोजेक्ट्स वहाँ लगे हैं और यूपी तो बिल्कुल बदल-सा गया है और वहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए कि राम राज्य आ गया है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि इसमें कितना सच है? क्या वाक़ई में अगर हम आज यूपी जाएँ तो हमको पिछले 5 सालों में हुई बहुत सारी नई-नई चीज़ें दिखाई देंगी या ये सिर्फ़ एक एक मीडिया हाइप है और सिर्फ़ एक एक इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि यूपी में इतना सब काम हुआ है? आपका क्या मानना है? देखिए, मीडिया का बहुत अच्छा, चलिए आप बोलिए, पहले आभा जी आप बोलिए। जी, आभा जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी ये बिल्कुल सही बात है कि मीडिया को इस टेरर में इस तरीके से कैप्चर किया गया है कि भैया जो हम कर रहे हैं केवल वो दिखाना है, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिखाना है और जो हम बता रहे हैं यही सच है। इस तरह की जो एक कहते हैं ना भ्रम वाला वातावरण, ये भाजपा जो सरकार है इसने क्रिएट किया है। मैं अभी अपने गढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हूँ, आप देखेंगे मुझे लगता है हर तीसरे चौथे गांव में मुझे बहुत सारी गाय मिलती हैं योगी जी की, जिनके नाम पर योगी जी कहते हैं कि गाँव की सेवा करो, लेकिन उन गायों के नाम पर अनुदान खा के उन्हें खेतों में छोड़ दिया गया है जो किसानों की फसल खा रही है। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं देखिए ये योगी जी के कार्यकर्ता हैं, ये किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। इस तरह की चीजें भी सामने आती हैं। लेकिन जब हम चल रहे हैं अपने क्षेत्र में, भाई मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरी विधानसभा है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, मुझे सड़कें टूटी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि इतने साल हो गए हैं अभी तक भी इतनी बड़ी विधानसभा में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हमारी विधानसभा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे जो हमारा यूथ है वो एजुकेशन ले ले सके, क्योंकि एजुकेशन के लिए उन्हें या तो गाजियाबाद, मेरठ या दिल्ली जाना पड़ता है। और आपके पास हमारे पास इतने सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं हमारी विधानसभा में, कोई हमारे पास खेल एकेडमी नहीं है। आप देखिए हम 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, ये चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, आपको होर्डिंग बहुत सुंदर दिखाई देंगे, इतनी शानदार
शानदार टीम ली हुई है भाजपा ने। उनके ग्राफिक्स वाले बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर बना के छापते हैं, अखबारों पर दिखाते हैं और होर्डिंग्स पर दिखाते हैं, लेकिन जितना अच्छा क्रिएटिव बनाने में काम करते हैं वो धरातल पर कहीं भी नहीं है। ये केवल कोरे झूठ बोलते हैं और जो चीजें पहले से कांग्रेस ने की हैं ये केवल उनके फीते काट रहे हैं। ये केवल उन चीजों में जो है कमियां निकालते हैं, इनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं इस चीज को कि इस देश में आजादी में सबसे बड़ी भूमिका हमारे कांग्रेसियों ने निभाई। इनका कुछ भी नहीं था, जी ये सब विदित है। वो कहते हैं ना कि मतलब इनके यहाँ पे किसी का कान भी गर्म नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, फांसी खाई है, जेलों में रहे हैं, हमने आंदोलन किए हैं, हमने सत्याग्रह किया है, तब जाके हमें आजादी मिली है। और ये बड़े फक्र की बात है कि जो आजादी मिली हमें उसमें कांग्रेसियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस देश में सुई से लेके जहाज तक भी अगर कुछ आया है तो वो सब कांग्रेस की देन है। इतने बड़े बड़े प्राइवेट समूह को कांग्रेस ने सरकारी कराया, सब चीजों को पब्लिक की मतलब सुविधा के लिए उन्हें कराया, लेकिन ये लोग हर चीज को बेच रहे हैं, हर चीज को प्राइवेट करा रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि ये खोखले हैं, बहुत ज्यादा खोखली बातें करते हैं लोग, केवल झूठ फैलाते हैं। ये एक उन्मादी समूह है, अगर मैं इनकी परिभाषा आपको देना चाहूंगी। ये लोग धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़काकर उनकी धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। और ये इतने महिला विरोधी हैं कि जो एक परंपरा चली आ रही थी सिया राम कहने की, जय सिया राम कहा जाता था, इसे भी उन लोगों ने जय श्री राम कर दिया, सिया को ही हटा दिया है। श्री राम जी ऐसे नहीं थे, श्री राम जी जो है वो महिलाओं का सम्मान करते थे, लेकिन उस परंपरा को ही इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। रात दिन हम केस सुनते हैं, उत्तर प्रदेश में ये रेप केसेस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हैं इनके। अभी उन्नाव वाला केस था, वो तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ। जी जी उसमें भी वो जो विधायक थे उन्हें बरी कर दिया गया। तो इनका तो किया हुआ काम दिख रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि ये एक जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, जो वास्तव में हो रहा है वो कुछ और है। जी बहुत गलत स्थिति है। संगीता जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी पिछले 5 सालों के बारे में आपका क्या विचार है? मीडिया में बहुत सारी जैसे मतलब जो न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, ठीक है कि मीडिया जो है हमारा चौथा स्तंभ है। और जो मेरे हस्बैंड थे श्री राजीव त्यागी जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनकी डिबेट्स होती थी और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर हमेशा विकास के मुद्दों के ऊपर उन्होंने हमेशा लड़ाई की। मेरा मीडिया से यही अनुरोध है कि वो सच दिखाने का काम करे, क्योंकि मीडिया ही आईना दिखा सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट छप जाते हैं, सब पैसे के उस पे ही चल रहा है सारा कुछ। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया वालों से कि वो अपना सच दिखाएं। और अगर मीडिया सच नहीं भी दिखा रहा तो जिस तरह से अभी हम घूमे हैं, क्योंकि हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और जिन जगहों पे की है उसमें ज्यादातर लोग मतलब जो स्पेशली महिलाएं हैं, वो मुझे मतलब लगता नहीं कि उन्होंने शिक्षित महिलाएं होंगी या वो पेपर पढ़ती होंगी या उन्होंने क्या कहते हैं वो मोबाइल चलाती होंगी। तो मुझे जो ऐसा लगा कि वैसे मीडिया का तो फर्ज बनता है कि मीडिया को सच दिखाना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग भी धरातल पर उतर जाएं तो हम लोगों के दर्द बांट सकते हैं। जैसे हम लोगों के बीच में गए, वहां पर सबने यही बोला कि मैडम हमें ये परेशानी है, यहाँ पे मतलब घर के आगे वो कचरे के बीच में रह रहे हैं, उस जगह पे मैं 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकी और वो वहां पे मतलब रह रहे हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि
मतलब मीडिया का तो बनता है कि उन्हें दिखाना चाहिए अपना सच, और वो दिखा भी नहीं रही है। हमारे वो सब कैप्चर किया हुआ है, सब कुछ आप समझ सकते हो, सब कुछ कैप्चर किया हुआ है। लेकिन अगर हम अपना काम करेंगे तो लोगों को समझ में आता है। हमने, जैसे हम कल भी गए हैं, जहाँ भी हम गए हैं, हमने वीडियोस बनाई है। वहां पे पूरा ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है, पानी भरा हुआ है, दलदल है, मतलब घर के आगे दलदल है कि आप पैर नहीं रख सकते। और सब जगह पॉलिथीन का कचरा, गाय वहां घूम रही है। हमने सब जगह की वहां की इसलिए वीडियोस बनाई है कि अगर आप के थ्रू वो शेयर हो जाए तो जो ये झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं, उनका सच जो है वो उजागर हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मीडिया को सच दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा पूरे उस पे नहीं हो रहा है। मीडिया सच दिखाना शुरू कर देगा तो अपने आप ही जितनी भी पार्टीज हैं, जो भी पार्टी, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन वो काम करना शुरू करेगी। और काम अभी तक तो जो 5 सालों में जिस क्योंकि साहिबाबाद विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, और जिस जिस एरिया में मैं गई हूँ, मुझे वहां तो कहीं पे भी विकास दिखाई नहीं दिया। जी। एक सवाल मैं, और ये हमारा आखिरी सवाल भी होगा, मैं जानती हूँ आप लोगों को समय की कमी है, कि क्या आप लोगों को लगता है कि पिछले 5 सालों में जो ये हिंदू मुस्लिम विवाद छेड़ा गया है और हर चीज में इसी इसी मुद्दे को ले आया जाता है, क्या आप लोगों को लगता है कि इससे हमारी डे टू डे लाइफ में फर्क आया है? हम लोग, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी बड़ी है और एक बहुत अहम हिस्सा और बहुत अहम रोल प्ले करती है वहाँ की इकोनॉमी में और वहाँ की सोशल और कल्चरल लाइफ में। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम बातें हैं इसकी वजह से कुछ आपस में दरार सी पड़ने लगी है और ये एक हमारा समाज एक अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है? आप क्या कहना ये चाहेंगे? बात तो सच है कि बीजेपी जिस जैसे सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, तो लोग भ्रमित तो होते हैं। हम्म, लेकिन वो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोगों की आंखों को खोलें, और हमें इस तरह की अपील करनी चाहिए और लोगों को ये समझाना चाहिए कि वो इन झूठ से भ्रमित ना हो और विकास की बात करें। अपनी जो उनकी रोज की जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनकी वो करें। अब ये लोग, क्योंकि ये लोग इतना झूठ बोल के और इस तरह से लोगों को का दिमाग चेंज कर देते हैं कि लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। जी। लेकिन हमें भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से लोग बहकावे में ना आए। और अब लोग ऐसे समझने लगे हैं कि हाँ, अब जैसे मैं अभी जहां जहां गई हूँ, तो उन्होंने बोला है कि हम इस बार बीजेपी से बहुत नाराज है, कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। तो लोग समझने लगे हैं कि हमें बहुत ज्यादा हिंदू धर्म और ये सब हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। हमारा जो काम चलेगा वो चलेगा कि हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसी से हम जो है सशक्त होंगे। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम लोगों की आंखों को खोलने का काम करें। जी। आभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? जी, मैं यही कहना चाहूंगी। देखिए, मतलब जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, लोगों के मनों में भेद पाल रही है, वो चीजें बहुत गलत है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सभी धर्मों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर राजनीति की है, सभी धर्मों का सम्मान किया है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, ऐसा लगने लगा है कि कोई, मतलब बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह होता है, उसने हमारे देश को कैप्चर कर लिया है। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उल्टी उल्टी बातें बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को सोचना होगा कि ये जो पार्टी है, ये हमारे अस्तित्व को ही झूठा साबित करने पर लगी हुई है। इसको मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, हमने अपने स्कूलों में पढ़ा है कि संविधान जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। उस संविधान के दायरे में रहकर हमें आचरण और विचार करने चाहिए, रखने चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। तो हमने स्कूल में पढ़ा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन ये लोग एक नई नई जो शिक्षा है वो लोगों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, महात्मा गांधी आतंकवादी थे और जो गॉडसे हैं वो महात्मा थे।
तो ये लोग तो देश का जो संविधान है उसे ही नकार रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करते, ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते, ये गांधी जी का सम्मान नहीं करते। और मैं बड़े ताज्जुब में हूँ, जहां पर देश के प्रधान और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह की बातों को करते हैं, तो वहां पर हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो देश की व्यवस्था है सर्वोपरि, या कह लें सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर आप कैसे कह सकते हैं? मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है मेरे बापू, आज उनकी पुण्यतिथि भी है, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। हमें बचपन से पता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे लिए सबसे सम्माननीय है, क्योंकि देश को एक साकार रूप देने में महात्मा गांधी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन ये जो एक आरएसएस की जो एक अलग ही सिलेबस है, भाजपा वालों का एक सिलेबस है, कुछ अलग टाइप का सिलेबस है, जिसे ये लोग जो है लोगों के बीच में फैला रहे हैं। और ये चीजें बहुत हमारे लिए जानलेवा हो सकती हैं। हमारा बच्चा कुछ और पढ़ के आ रहा है स्कूल में, ये लोग कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो पागल ना हो जाएं, क्योंकि जब मतलब कॉन्ट्राडिक्शन उन्हें मिलेगा अपने जो पढ़ा है, जो सामने से बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो बच्चों को पागल होना स्वाभाविक है कि भाई अब किस चीज पे यकीन करें, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या जो ये लोग परोस रहे हैं। तो जनता को इस बारे में सोचना होगा। और देखिए, अपने देश का सम्मान करें, अपने संविधान का सम्मान करें, बापू का सम्मान हमें बिल्कुल करना चाहिए। बापू के नाम को मिटाने की साजिश ये लोग कर रहे हैं, और इस साजिश में हमें शामिल नहीं होना है। हमें भाजपा वालों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। और ये लोग हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जी। जितना नुकसान हो चुका है, इसे यहीं पे रोक दें। आप सभी लोग इस पर एक स्टैंड लें, इनके विरुद्ध खड़े हों। जहां भी भाजपा के लोग इस तरह की सांप्रदायिकता फैलाने वाली, नफरत फैलाने वाली बातें करें, उन्हें तभी रोकें, तभी टोकें। ऐसे लोगों से कोई वास्ता ना रखें, क्योंकि ये जो जहर धीरे धीरे हमारे मन में घोला जा रहा है, ये अल्टीमेटली हमारे बच्चों को ही इफेक्ट करेगा। कल को मुझे ही ये लगेगा कि मेरा बच्चा बाहर से आने वाला है, पता नहीं पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि जिस तरह का माहौल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी भी करा सकते हैं। अपने बच्चों को तो उन्होंने सेट कर लिया है अच्छी अच्छी जगहों पर, और खुद के परिवार भी नहीं है। जिसका परिवार ना हो उसे परिवार का दर्द क्या आएगा। तो जनता से मैं ये कहना चाहूंगी, अपने परिवारों को अभी बचा लो, अपने देश को अभी बचा लो, अपने क्षेत्र को अभी बचा लो। जितना नुकसान हो गया है उसे यहीं स्टॉप कर दो, इससे ज्यादा नुकसान मत कराइए। कांग्रेस को वापस लेकर आइए, कांग्रेस ही देश को बचा पाएगी और कांग्रेस ही विकल्प है। जी। 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 आभा जी, संगीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और आपकी बातें सुन के बहुत सारे नए थॉट प्रोसेसेस ट्रिगर ऑफ होंगे। हमारे दर्शक जब ये देखेंगे, सुनेंगे, यूपी की सच्चाई समझेंगे। मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए बहुत ही अ, एक रोचक एपिसोड रहा। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़ी। और आपको अगर समय रहा तो एक बार फिर हम लोग मिलेंगे और फिर कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।